जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने परिवार यूट्यूब चैनल अपने राजस्थान पर। दोस्तों, आप ही एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज की क्लास है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। क्योंकि आपके एसएससी जीडी के अंदर दोस्तों हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी है, जीएस है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास है दोस्तों उन्हीं क्वेश्चनों को रखा गया है जो संभावित आपके 2024 के अंदर जो एसएससी जीडी की एग्जाम है उनके लिए जो संभावित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी आज क्लास रखी गई है। तो दोस्तों क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्लास के एंड तक जरूर बने रहिए। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो छोटी सी गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए ताकि रोज़ 9 AM पर आपको दोस्तों स्टडी जीके की जो महत्वपूर्ण क्लास है इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज दोस्तों वो आपको सबसे पहले मिल सके। तभी तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों इस क्लास के अंदर जिस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर है क्या होगा वो आपको आ रहा है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो रखा गया है कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। जो जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य है वो किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। तो ए हमारा मणिपुरी, बी है सत्रिया, सी है ओडिसी और डी है कथक। तो दोस्तों आपको बताना है जो जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य है वो किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। तो चार भारतीय जो नृत्य दे रखे हैं उनमें से किस नृत्य की शैली है जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य है वो मणिपुरी नृत्य की एक प्रमुख शैली है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं दोस्तों दूसरा। और दोस्तों आपके जो प्रमुख जो क्लासिक डांस है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर दोस्तों एक या दो क्वेश्चन है आपको मिलेंगे एसएससी जीडी की एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों जो नृत्य है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है सिलेबस के अनुसार। तो दोस्तों इनकी भी मैं एक इम्पोर्टेंट क्लास है वो भी आपको लेके आऊँगा ज़रूर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। जो जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य है वो मणिपुरी एक नृत्य की एक प्रमुख शैली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है कि तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। जो तपन कुमार पटनायक है वो किस नृत्य शैली के अंदर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो ए हमारा कुचिपुड़ी, बी है ओडिसी, सी है सत्रिया और डी है छऊ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो तपन कुमार पटनायक है उन्होंने छऊ जो नृत्य है उसके अंदर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। दोस्तों जनगणना से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो दोस्तों एसएससी की एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अब की बार। तो दोस्तों जनगणना से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी आपको देख के जाना है। तो दोस्तों पूछा गया है कि भारत के अंदर जो पहली संपूर्ण जनगणना है वो कब की गई। तो ए हमारा 1857 में, बी 1882 में, सी 1880 में और डी हमारा 1881 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो भारत के अंदर जो पहली बार जो संपूर्ण जनगणना की गई वो 1881 के अंदर की गई। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों आपको पूछा जाए कि अंतिम जनगणना कब की गई तो 2011 के अंदर भारत के अंदर सबसे अंतिम जनगणना की गई। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों चौथा। चौथा क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों चार जो शास्त्रीय नृत्य दे रखे हैं उनमें से आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो ए हमारा कुचिपुड़ी, बी है मणिपुरी, सी है भरतनाट्यम और डी है हमारा मोहिनीअट्टम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मणिपुरी है मणिपुर का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का और जो मोहिनीअट्टम है वो है असम का। तो मोहिनीअट्टम है वो केरल का है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी। जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, मणिपुरी मणिपुर का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का और मोहिनीअट्टम है केरल का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक रेगिस्तान में एक बार जनसंख्या गणना की जाती है। दोस्तों रेगिस्तान की जगह आपको वर्ष पूछा गया है कि भारत के अंदर कितने वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है। तो ए हमारा 5 वर्षों से, बी है 10 वर्षों से, सी है 12 वर्षों से और डी है 15 वर्षों से। तो दोस्तों भारत के अंदर कितने वर्षों के अंतराल के अंदर
जनगणना की जाती है? तो दोस्त जनसंख्या जनगणना है वो कितने अंतराल के अंदर की जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10 साल के अंतर्गत बाद जनसंख्या जनगणना की जाती है भारत के अंदर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, वो किस समिति, उसका किस जगह किस स्थान पर आपको गठन किया गया? दोस्तों बताना है कि जो मार्च 2019 के अंदर जो खिलाफत समिति का जो गठन किया गया वो किस स्थान पर किया गया? तो ए हमारा अमृतसर, बी ए कोलकाता, सी ए मुंबई और डी ए दिल्ली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो मार्च 1919 के अंदर जो खिलाफत समिति का गठन किया गया वो मुंबई के अंदर किया गया। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवां क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? जो वंदे मातरम गीत है वो किस लेखक ने अपने उपन्यास में उद्धृत किया है? तो ए हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी हमारा वीर सिंह शंगलावकर, सी एम मुरुगमु पेरार और डी हमारा लाल माखन सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है उन्होंने वंदे मातरम जो गीत है उसका उद्धृत है अपने उपन्यास में किया है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त है उसकी प्रशंसा में जो लिखित प्रयाग प्रशस्ति या जिसको इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है वो किसके द्वारा इसके रचयिता कौन है? तो ए हमारा कालिदास, बी ए तुलसीदास, सी ए हरिसेन और डी ए विशाख दत्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन है राइट आंसर होगा दोस्तों। जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त है उनकी प्रशंसा में जो लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ है वो उनके हरिसेन रचयिता थे। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नौवां क्वेश्चन है कि दिसंबर 1929 में रेगिस्तान की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया। तो दोस्तों आपको बताना है कि किसकी अध्यक्षता के अंदर लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया। तो ए हमारा जवाहरलाल नेहरू को, बी ए आसिफ अली, सी ए जगजीवन राम और डी ए बलदेव सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो जवाहरलाल नेहरू है उनकी अध्यक्षता के अंदर लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया दिसंबर 1929 के अंदर। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दसवां क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? जो प्रसिद्ध शासक कनिष्क है वो किस वंश के थे? तो ए हमारा हूण, बी ए कुषाण, सी ए शुंग और डी ए शंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रसिद्ध शासक कनिष्क है वो कुषाण वंश के थे। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है कि भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? जो भारत के अंदर जो मेघालय राज्य है उसके अंदर किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ए हमारा जोवाई, बी ए शिलोंग, सी ए बाघमारा और डी ए मोशिनराम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो मोशिनराम है उसके अंदर मेघालय राज्य के अंदर जो मोशिनराम जो शहर है उसके अंदर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संभावित क्वेश्चन है 2024 के अंदर। जो गंगोत्री हिमनद है वो किस राज्य में स्थित है? तो ए हमारा अरुणाचल प्रदेश, बी ए उत्तराखंड, सी ए सिक्किम और डी ए हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो गंगोत्री हिमनद है वो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन है कि ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पर पाए जाते हैं? जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ए हमारा मैदानों में, बी ए पठारों में, सी ए नदियों में और डी ए पहाड़ों में।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो ग्लेशियर है वो मुख्य रूप से आमतौर पर पहाड़ों के अंदर पाए जाते हैं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी होती है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के दोस्तों इसको नोट करना। दोस्तों 2024 के अंदर संभावित क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी है। तो ए हमारा सौरमंडल, बी है वायुमंडल, सी है समताप मंडल और डी है मध्य मंडल। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो पृथ्वी के वायुमंडल की जो पहली परत है वो है सौरमंडल। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कारण खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है। दोस्तों किस कारण दोस्तों खेती की जो विधि है काटो और जलाओ ये विधि किस कारण अपनाई जाती है। तो ए हमारा मिट्टी की उर्वरता को कम करने के लिए, या फिर क्षेत्र को जल्दी से खाली करने के लिए, या फिर मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए, और डी हमारा प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए। तो दोस्तों आपको बताना है जो फसल की जो विधि है काटो और जलाओ ये विधि किस कारण अपनाई जाती है। दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे, 4 में से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से ये उपयुक्त है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त वो आंसर होगा दोस्तों हमारा वो का ऑप्शन नंबर सी। जो मिट्टी की उर्वरकता को पुनः कृषि करने के लिए दोस्तों जो विधि अपनाई जाती है काटो और जलाओ ये विधि मिट्टी की उर्वरकता को वापस बनाने के लिए की जाती है। तो दोस्तों इसका जो सबसे ज़्यादा राइट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। दोस्तों जो विश्व का जो सबसे लंबा लिखित संविधान है वो किस देश का है ये पूछा गया है दोस्तों। और दोस्तों आपके संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, पक्का आएंगे दोस्तों, बनेगा। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी की कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन है दोस्तों सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आर्टिकल से पूछा जा सकता है, या फिर वो प्रस्तावना से संबंधित पूछ सकता है, या फिर वो पूछ सकता है कि ये संविधान ये चीज़ किस देश से ली गई है, वो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन आर्टिकल से दोस्तों क्वेश्चन है वो जरूर बनता है दोस्तों। तो यहाँ पूछा गया है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो ए हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का, बी है नीदरलैंड का, सी है दक्षिण अफ्रीका का और डी है भारत का। तो दोस्तों विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है वो है भारत का। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने 26 नवंबर 1949 को सभा के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 नवंबर 1949 के अंदर सभा के अंदर जो दस्तावेज पर जो हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों यहाँ बताना है कि ये दस्तावेज किस बात की जा रही है, किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है। तो ये हमारा प्रस्तावना के बारे में, बी है संविधान का पहला मसौदा के बारे में, डी है भारतीय संविधान के बारे में और डी हमारा परिग्रहण का साधन के बारे में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, ये बात भारतीय संविधान की जा रही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां क्वेश्चन है कि भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो किस देश के संविधान से लिया गया है। जो संसदीय स्वरूप है वो किस देश से लिया गया है। तो ए हमारा ऑस्ट्रेलिया से, बी है ब्रिटेन से, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका से और डी है दक्षिण अफ्रीका से। तो दोस्तों जो संसदीय स्वरूप है वो ब्रिटेन से लिया गया है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है कि राज्यों की परिषद को रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो ए हमारा उच्चतम न्यायालय के रूप में, बी लोकसभा के रूप में, सी राज्यसभा के रूप में और डी उच्च न्यायालय के रूप में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी। जो राज्यों की परिषद है उसको राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ए हमारा 23 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 22 वर्ष और डी 25 वर्ष। तो दोस्तों लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है जो आपकी 25 वर्ष होना चाहिए। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी। आपकी जब लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो आपकी दोस्तों जो उम्र है वो 25 वर्ष होगी, तभी आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। जो जनगणना 2011 है उसके अनुसार भारत के अंदर जो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है वो कौन सा राज्य है। तो ए हमारा महाराष्ट्र, बी है केरल, सी है कर्नाटक और डी है मिजोरम। दोस्तों 4 राज्य दे रखे हैं, उनमें से कौन से राज्य की महिला साक्षरता दर है जो सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो केरल है उसकी महिला साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है जनगणना 2011 के अनुसार। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान में से ही तैयार होता है। तो रेगिस्तान की जगह दोस्तों क्या आएगा, जो अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जो जीडीपी के लिए योगदान में से ही जो ढांचा तैयार किया जाता है उस ढांचे को क्या कहा जाता है। तो एक हमारा सांकेतिक ढांचा, बी है वास्तविक ढांचा, सी है वास्तविक जीडीपी और डी है अर्थव्यवस्था ढांचा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो अर्थव्यवस्था के जो प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी के लिए योगदान में से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23वां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो जनगणना 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है। तो ए हमारा दमन और दीव का, बी है पुडुचेरी का, सी है चंडीगढ़ का और डी है लक्षद्वीप का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो जनगणना 2011 की जनगणना है उसके अनुसार जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी उसका लिंगानुपात सबसे अधिक है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में रेगिस्तान में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। दोस्तों बताना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई वो किस वर्ष हुई थी। तो ए हमारा 1953, बी है 1950, सी है 1952 और डी है 1951। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो भारत के अंदर स्वतंत्रता के बाद जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी वो 1951 के अंदर हुई थी। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निरंतर रेखा का आंकलन करने के लिए प्रदर्शन सर्वेक्षण करता है। जो निर्धनता रेखा है उसको आंकलन करने के लिए कौन सा संगठन प्रतिदर्शन सर्वेक्षण करता है। तो ए हमारा NSSO, बी है वित्त मंत्रालय, सी है RBI और डी है CSO। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो NSSO है वह संगठन भारत के अंदर जो निर्धनता रेखा है उसके आकलन के लिए प्रतिदर्शन सर्वेक्षण करता है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों 26वां क्वेश्चन दोस्तों 5 क्वेश्चन है जीएस के रखे गए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति रेगिस्तान हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अपसर्व्य तरंगे कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि आवृत्ति कितने हर्ट्ज से कम होती है जिनको अपसर्व्य तरंगे कहा जाता है। तो ए हमारा 5 हर्ट्ज से, बी 15 हर्ट्ज से और सी हमारा 10 हर्ट्ज से और डी हमारा 20 हर्ट्ज से। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अपसर्व्य तरंगे कहा जाता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग हवा और या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों 4 उपकरण दे रखे हैं, उनमें से कौन सा एक उपकरण है जिसका प्रयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो ए हमारा वायु वेग मापी, बी है हाइड्रोमीटर, सी है तेज मापी और डी हमारा आर्द्रता मापी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी,
जो हवा या गैस की जो आर्द्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको आर्द्रमापी कहा जाता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28वां क्वेश्चन है कि परिपथ में विद्युत धारा को रेगिस्तान द्वारा मापा जाता है। तो एम हमारा ओडोमीटर, बी ए एमीटर, सी ए विभवानुपाती और डी ए वोल्टमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। परिपथ में जो विद्युत धारा है उसको एमीमीटर द्वारा मापा जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29वां क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो ए हमारा वाट, बी एम्पियर, सी ए वोल्ट और डी ए जूल। तो विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30वां क्वेश्चन है कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जो भूकंप है उसके अंदर जो कंपन होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ए हमारा रिएक्टर मापक्रम, बी ए मार्केली मापक, सी ए सिस्मोग्राफ और डी ए हाइड्रोमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी। जो भूकंप के दौरान जो कंपन है उसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ उपकरण का यंत्र किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों क्लास कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताना। यूट्यूब चैनल पे नहीं तो छोटी सी गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें ताकि 9 AM पर आपको दोस्तों एसएससी जीडी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी तक यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें और जिन जिन ग्रुपों में आपके रीच है उन ग्रुपों में आप शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर भी जरूर आप कर देना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।